एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, भारत में मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मानव पूंजी से अभिप्राय किसी देश में किसी समय विशेष पर पाए जाने वाले ज्ञान, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रेरणा तथा स्वास्थ्य के भंडार से है। मानव पूंजी निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में एक देश के लोगों की योग्यता, कौशल, शिक्षा तथा अनुभव में वृद्धि की जाती है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या है? शिक्षा पर व्यय करना, कौशल विकास पर व्यय, नौकरी के साथ प्रशिक्षण, लोगों के स्थानांतरण पर व्यय, सूचना पर व्यय और स्वास्थ्य पर व्यय। यानी कि लोगों पर जो है कुछ खर्च करना। ठीक है, लोगों की योग्यता में वृद्धि करना, लोगों की शिक्षा पर व्यय करना, ये सारी क्या है? मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। ओके, भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं क्या है? तो भारी और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो वो मानव पूंजी निर्माण की एक समस्या है। संसाधन पर्याप्त नहीं है, प्रतिभा पलायन की समस्या। ठीक है, मानव संसाधन के उचित प्रबंधन का अभाव, स्तरीय तकनीक व प्रबंधन शिक्षा का अभाव और स्वास्थ्य सेवाओं का अपर्याप्त विकास जो है, ये भारत में मानव पूंजी निर्माण की कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, आगे है देश की आर्थिक समृद्धि। जो देश में वृद्धि होती है आर्थिक, उसमें मानव पूंजी की क्या भूमिका है? तो ये कुशलता तथा उत्पादकता के स्तर को बढ़ाता है, दृष्टिकोण तथा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाता है, अनुसंधान और तकनीकी सुधारों को बढ़ाता है, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाता है और जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। ठीक है, मानव विकास में शिक्षा की भूमिका क्या है? शिक्षा जो है ये लोगों की उत्पादकता व सृजनात्मकता को बढ़ाती है। शिक्षा से अच्छे नागरिकों का निर्माण होता है। शिक्षा देश के संसाधनों के उचित प्रयोग में सहायक होती है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में सहायक है, लोगों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक और कौशल के विकास में सहायक है। तो ये मानव विकास में शिक्षा की भूमिका है कि किस तरीके से शिक्षा एक अहम भूमिका निभाती है मानव के विकास में। ठीक है, भारत में मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का लक्ष्य और साधन दोनों है। भारत में मानव संसाधन विकास संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल जो है किया गया है इन्हें। भारत के केंद्र एवं राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और एआईसीटीई है, यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। भारत में केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय तथा आईसीएमआर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन करते हैं। पेयजल की उपलब्धता एवं सफाई सुविधाओं का प्रावधान स्वस्थ जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। राज्य सरकारी और शहरी स्थानीय निकाय शहरी आबादी की ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन पेयजलापूर्ति विभाग को सौंपी गई है। आगे भारत में शिक्षा क्षेत्र का विकास देखिए। शिक्षा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का एक प्रमुख कारक है। एक अच्छी शिक्षा प्रणाली न केवल कुशल व प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करती है, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी ये बढ़ावा देती है। तो शिक्षा क्षेत्र में किस तरीके से विकास हुआ, यही देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा। प्राथमिक और मध्य स्कूल शिक्षा को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। 1950 से 51 में प्राथमिक एवं मध्य स्कूलों की संख्या जो थी 2.23 लाख थी, जो 2010 और 11 में बढ़कर 12.96 लाख हो गई। अब प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 1 से 8 तक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य कर दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न इस प्रकार है। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1991 में, आश्रय शिक्षा अभियान 2000 में शुरू किया गया। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में शुरू किया गया था। ओके, तो ये पूछी जा सकते हैं। फिर बात आती है माध्यमिक शिक्षा। 1950 से 51 में देश में 7400 माध्यमिक स्कूल थे, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 14.8 लाख थी। लेकिन 2009-10 में माध्यमिमिक स्कूलों की संख्या बढ़कर 1.90 लाख हो गई और विद्यार्थियों की संख्या 441 लाख पहुंच गई। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र के विस्तार के निम्नलिखित संस्थाएं कार्यरत है, जैसे एनवीएस और केवीएस हो गई, नवोदय और केंद्रीय विद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद, एनसीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, तकनीकी, मेडिकल तथा कृषि शिक्षा।
फिर बात आती है उच्च शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा में विश्वविद्यालय, कॉलेज, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों को शामिल किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ। लगभग 749 विश्वविद्यालय देश में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं 2016 तक। इनमें 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 345 राज्य विश्वविद्यालय और 123 मानित विश्वविद्यालय और 235 निजी विश्वविद्यालय हैं। और देश में कॉलेज की संख्या लगभग 37,704 है 2012-13 के अनुसार। ओके और उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो संरचनाएं मुख्य काम करती है, जैसे यूजीसी होगी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इग्नू हो गया, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, एआईसीटी है, आईसीएमआर है, ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली मुख्य संरचनाएं हैं। भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित समस्याएं क्या है? अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा है, अपर्याप्त व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, लिंग भेद का प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच का निम्न स्तर और शिक्षा के विकास पर सरकार द्वारा कम व्यय जो है, ये भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना में मानव पूंजी के महत्व को अपनाया गया है? दूसरी, 8वीं, 7वीं या तीसरी? तो मानव पूंजी के महत्व को पहचाना गया किस योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में कौन सी संस्था स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमन करती है? यहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड पूछी है। यूजीसी तो नहीं है, एआईसीटी भी नहीं है, आईसीएमआर। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी थी? तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो 74% थी साक्षरता दर। ठीक है, भारत में निम्न मानव पूंजी निर्माण के कारण कौन से हैं? निम्न पूंजी निर्माण के कारण, तो प्रतिभा पलायन, ठीक है, अपर्याप्त संसाधन और जनसंख्या का उच्च वृद्धि। तो उपरोक्त सभी जो है मानव पूंजी निर्माण के कारण है, निम्न मानव पूंजी निर्माण के। ओके, मानव पूंजी निर्माण क्या है? देखिए, मानव पूंजी निर्माण प्रक्रिया कौन सी होती है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में देश के लोगों को योग्यता, कौशल, शिक्षा और अनुभव में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। ठीक है, आगे कार्यस्थल पर प्रशिक्षण क्या होता है? तो विभिन्न विभाग और मतलब बहुत सारे विभाग है जो अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर जहां पर वो काम करते हैं वहीं पर प्रशिक्षण से मतलब प्रशिक्षण देती है, उन पर व्यय करती है। क्या है वो? एक मानव निर्माण का एक स्रोत है। हमें मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इससे क्या होगा? अगर मानव पूंजी में निवेश करेंगे तो लोगों की योग्यताओं का विकास होगा। ओके, कुशल और निपुण व्यक्ति जो है वो देश के विकास में क्या दे पाएंगे? अपना योगदान दे पाएंगे पूरा। तो इसीलिए जो है मानव पूंजी में निवेश की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक का चैप्टर क्लास 12th का। थैंक यू सो मच।